हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम सबने बात की थी मुद्रास्फीति पर। अब उस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछली क्लास में यह देखा कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, कितनी प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति की माप की बात करेंगे हम लोग, जिसमें WPI, CPI, न्यू CPI और PPI की बात चल रही थी। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात चल रही थी। दोनों सब में अंतर क्या है, WPI और CPI में क्या अंतर है, WPI से सही तरीके से मुद्रास्फीति की गणना क्यों नहीं हो पाती है, WPI और CPI में अंतर क्या है, यहां तक हम लोग देख चुके थे। अब हम बात करेंगे कि नए सिरे से कि फिलिप्स एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने फिलिप्स कर्व दिया था। फिलिप्स कर्व क्या है? हम फिलिप्स कर्व की बात करें, फिलिप्स ने यह कहा कि बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध होता है। ध्यान देना, फिलिप्स ने यह कहा कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी को कंट्रोल किया जाए तो मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए तो बेरोजगारी अनियंत्रित हो जाएगी। इसको इस ग्राफ के माध्यम से देखा जा सकता है। ध्यान दो इस बात को, यह आपका इन्फ्लेशन है, और ये बेरोजगारी दर है। ग्राफ इस तरह बनता है इसका। यदि इन्फ्लेशन यहां किया जाए तो बेरोजगारी यहां हो गई, बेरोजगारी को यदि यहां किया जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। फिलिप्स ने यह कहा कि बेरोजगारी को यदि कंट्रोल किया जाएगा तो मुद्रास्फीति अनकंट्रोल अनियंत्रित हो जाएगी, और यदि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए तो बेरोजगारी अनियंत्रित हो जाएगी। कैसे और किस रूप की बात करें हम लोग, ऐसे कैसे होगा? अब ध्यान से सुनो इस बात को। मान लिया जाए बेरोजगारी को कंट्रोल करना है तो करना क्या होगा? बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक, और रोजगार का सृजन करने के लिए उद्योग चाहिए, उद्योग को लगाना आवश्यक। ध्यान देना इस बात को, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक, इसके लिए उद्योग को लगाना आवश्यक, इसके लिए निवेश आवश्यक। और निवेश तभी जब पूंजी सस्ती हो। पूंजी सस्ती तभी होगी जब ब्याज दर कम हो, और ब्याज दर जब कम होगा, ब्याज दर कम हो, इसका परिणाम क्या होगा कि
लोगों को आसानी से उधार मिलेगा। और जब लोगों को आसानी से उधार मिलेगा तो मांग में वृद्धि। ध्यान देना इस बात को। बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए रोजगार का सृजन आवश्यक है। इसके लिए उद्योग लगाना आवश्यक है। उद्योग लगाने के लिए निवेश आवश्यक है, और निवेश तभी होगा जब पूंजी सस्ती होगी। पूंजी सस्ती तभी होगी जब ब्याज दर कम हो। आज जब ब्याज दर कम होगा, उसका परिणाम क्या होगा? लोगों को आसानी से उधार मिलेगा, और जब आसानी से उधार मिलेगा तब मांग में वृद्धि हो जाएगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो महंगाई में वृद्धि। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी को नियंत्रित किया जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब एक प्रश्न, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, तो बेरोजगारी अनियंत्रित होती जाएगी। कैसे होगी? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए डिमांड को कम करना होगा। यह कंट्रोल करना होगा तो डिमांड में कमी लानी होगी। डिमांड में कमी तभी आएगी जब लोगों को आसानी से उधार नहीं मिलेगा और टैक्स रेट बढ़ जाएगा। जब लोगों को आसानी से उधार तभी नहीं मिलेगा जब ब्याज दर ज्यादा हो, और लोगों को आसानी से उधार न मिले। यह तभी संभव है जब पूंजी महंगी हो। परिणाम क्या होगा? उद्योगपति उधार नहीं लेगा, बाजार में निवेश नहीं होगा। इसको हम इस तरह देख सकते हैं। ध्यान दो इस बात को। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मांग में कमी करनी होगी। इसके लिए पूंजी महंगी करनी होगी। यदि पूंजी महंगी होगी तो उद्योगपति उधार नहीं लेगा। जब उद्योगपति उधार नहीं लेगा तो निवेश कम। निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम, और औद्योगिकरण कम होगा तो रोजगार का सृजन कम। और जब रोजगार का सृजन कम होगा तो स्वाभाविक है बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना इस बात को। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मांग में कमी करनी होगी, डिमांड, और डिमांड तभी कम होगी जब लोगों के पास पैसा ना हो। यह तभी संभव है जब बैंक से उन्हें आसानी से उधार न मिले। यह तभी संभव है जब बैंक डियर मनी अर्थात उच्च ब्याज दर और कठोर शर्तों पर उधार देने की बात करे। इसका परिणाम यह होगा कि उद्योगपति बाजार से उधार नहीं लेगा। जब नहीं लेगा तो निवेश कम होगा। निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा। ये कम होगा तो रोजगार का सृजन कम होगा। परिणामतः बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार फिलिप्स ने यह कहा कि बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति में एक विपरीत संबंध होता है। यदि बेरोजगारी दर को नियंत्रित किया जाए
तो मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाएगी। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाए तो बेरोजगारी भी अनियंत्रित हो जाएगी। तो फिलिप्स ने दोनों में एक रिलेशन को बताया है। अब एक प्रश्न, अब एक प्रश्न उठा कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्या किया जाए। तो ध्यान देना इस बात को, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात की जाए नियंत्रित करने की बात करें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित यदि हम करने की बात करें, एक बात याद रखना, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डिमांड बढ़ाना होगा, सप्लाई बढ़ानी होगी, आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। इसका मतलब है जिस अनुपात में डिमांड बनी हुई है उसी अनुपात में सप्लाई बढ़ानी होगी। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कीमतें गिरने लगेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना होगा, मांग को नियंत्रित करना होगा। मांग को नियंत्रित करना होगा। मांग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी यह है कि लोगों के पास पैसा कम हो। इस मांग को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक मौद्रिक नीति जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, और दूसरा है राजकोषीय नीति। ध्यान देना, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मौद्रिक नीति के तहत क्या किया जाता है, ब्याज दर में वृद्धि कर दी जाती है, पहली बात वृद्धि, और दूसरी बात बाजार में तरलता में हमेशा ध्यान दो, डिमांड को कम करना है तो डिमांड को कम करने के लिए एक मौद्रिक नीति की बात करें हम लोग। मौद्रिक नीति, इसमें ब्याज दर में वृद्धि करनी होती है। जब ब्याज दर में वृद्धि होगी तो लोन महंगा हो जाएगा, और जब लोन महंगा होगा तो लोग उधार नहीं लेंगे। जब उधार नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं होंगे तो स्वाभाविक है लोग बाजार में मांग नहीं करेंगे। दूसरी चीज, बाजार में लिक्विडिटी में कमी करनी होगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता का अर्थ होता है बाजार में पैसा, बाजार में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी, तरलता। इसकी चर्चा चल के हम लोग आगे करेंगे मुद्रा बाजार में। यहां इतनी बातें बस समझनी है आपको कि तरलता में कमी का मतलब होता है बाजार में पैसा कम हो जाए, और जब बाजार में पैसा कम होगा तो स्वाभाविक है बाजार में पैसा कम होने का मतलब यह है कि बैंकों के पास पैसा कम हो जाए, और जब बैंकों के पास पैसा कम होगा तो स्वाभाविक है बैंक लोगों को आसानी से उधार नहीं देंगे। एक तो ब्याज दर में वृद्धि हो गई, दूसरी तरफ बैंकों के पास पैसे की कमी हो गई, तो बैंक लोगों को आसानी से उधार नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो लोगों को उधार नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो लोग बाजार में मांग नहीं करेंगे, और जब नहीं होगी डिमांड तो डिमांड गिर जाएगी, मांग गिरेगी तो स्वाभाविक है कीमतें क्या होगी, कम हो जाएंगी। सामान्यतः आरबीआई
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति का सहारा लेती है। इस मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई सबसे पहले कोशिश करती है कि ब्याज दर बढ़ जाए और मार्केट में, बाजार में पैसे की कमी हो जाए। इस बाजार में जो पैसे की मात्रा है उसे कहा जाता है लिक्विडिटी, तरलता। दूसरी चीज, राजकोषीय नीति के तहत क्या होता है, कर की दर में वृद्धि कर दी जाती है। हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी, अगला टॉपिक हमारा यही है। कर की दर में जब वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है लोगों के पास बचत कम हो जाएगी। जब बचत कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 20% टैक्स रेट है, एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है, 20 रुपए कर की दर है, तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। इसका मतलब है ये 20 रुपया सरकार ले लेगी आपसे। पर यदि टैक्स रेट बढ़ा करके 30% कर दिया जाए, 30% कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, ध्यान दो इस बात को। तो 100 रुपए का 30% 30 रुपया हो गया। तो जहां 20% टैक्स था तो बचत थी 80 रुपये। अब यदि 30% टैक्स हो गया तो बचत होगी केवल 70 रुपये। इसका अर्थ है कि पहले की अपेक्षा बचत कम हो जाएगी। अब बचत कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम होगी तो कीमतों में गिरावट आएगी। अब एक चीज, तो जहां आरबीआई मौद्रिक नीति का सहारा लेकर के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वही सरकार राजकोषीय नीति के तहत कर के दर में वृद्धि करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हम तीसरी चीज बात करें, अब ध्यान देना इस बात को। कई बार सरकार करती क्या है, उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की कोशिश। क्योंकि यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड के सापेक्ष सप्लाई में वृद्धि होने लगी तो कीमतों में वृद्धि कम हो जाती है। इस प्रकार देखा जाए कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या सहारा लेती है। अब एक प्रश्न उठा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे और हम गलतियां कहां करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। पर आपने कहावतें सुनी होगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे एक भी प्रश्न लेता हूं मैं, निम्न में से सत्य है। अब तक आपने इन्फ्लेशन पर जितने भी टर्म्स उसको समझ लिया होगा। अब इन प्रश्नों का जवाब देना आपको। पहला प्रश्न यह है, डब्ल्यूपीआई से सही तरीके से का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि
इसका आधार वर्ष स्थिर होता है। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, सीपीआई डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा मुद्रास्फीति को सही तरीके से व्यक्त करता है, क्योंकि सीपीआई का आधार वर्ष गतिशील होता है। हम तीसरी चीज बात करें, सीपीआई में केवल परिवहन शुल्क शामिल होता है। नंबर 4, सीपीआई की बात की जाए, सीपीआई के आधार पर कर्मचारियों की सीपीआई के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। पांचवा, कि सभी संकेतकों के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। नंबर 6, सीपीआई केवल सेवाएं शामिल होती हैं। इससे ध्यान दो इस बात को। निम्न में से सत्य है। पहली चीज, डब्ल्यूपीआई सही तरीके से मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि डब्ल्यूपीआई सही तरीके से मुद्रास्फीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। रीजन क्या दिया है? क्योंकि इसका आधार वर्ष स्थिर होता है। यह स्टेटमेंट तो सही है, रीजन है इसका आधार वर्ष स्थिर होता है। प्रथमतः यह विकल्प गलत हो गया। कारण क्या है कि मुद्रास्फीति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्योंकि इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती हैं। ध्यान दें इस बात को। दूसरी चीज, इसमें विनिर्माण का वेटेज ज्यादा है, जबकि आम जनता अपनी आय का बड़ा सा भाग सेवाओं पर खर्च करती है। तीसरी चीज कि डब्ल्यूपीआई में फैक्टर कॉस्ट देखा जाता है, साधन लागत देखा जाता है, लेकिन आम जनता का सीधा संबंध बाजार मूल्य से होता है। आधार वर्ष स्थिर, ये तो बिल्कुल सही है, पर ये से एग्जैक्ट सही तरीके से इसकी व्याख्या नहीं करता। ध्यान दो, ये भी सही है, ये भी सही है, पर क्यों की लगा हुआ है। सही प्रतिनिधित्व तो नहीं करता क्योंकि इसका आधार वर्ष स्थिर होता है। ये इसका रीजन नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि डब्ल्यूपीआई में सेवाएं शामिल नहीं है, यह मुख्य रीजन है। तो ये दोनों सही होने के बावजूद क्योंकि लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा विकल्प हमारा। दूसरी चीज,
सीपीआई डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा मुद्रास्फीति को सही तरीके से व्यक्त करता है। यह बात बिल्कुल सही है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा मुद्रास्फीति को सही तरीके से व्यक्त करता है। रीजन क्या दिया है? क्योंकि सीपीआई का आधार वर्ष गतिशील होता है। एक बात याद रखना, सीपीआई का आधार वर्ष हर महीने चेंज नहीं होता, एक निश्चित वर्ष के बाद चेंज हो जाता है। और सीपीआई डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा मुद्रास्फीति को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है। इसका मूल कारण यह नहीं है, बल्कि मूल कारण यह है कि सीपीआई में सेवाएं शामिल हैं, वो उपभोक्ता केंद्रित है, इसलिए यह भी विकल्प गलत हो जाएगा। तीसरी चीज, सीपीआई में केवल परिवहन शुल्क शामिल होता है, बेसिक परिवहन शुल्क शामिल होता है। हमने केवल शब्द जोड़ा है, केवल शब्द जोड़ा है। केवल का मतलब होता है कि इसके अलावा और कुछ शामिल नहीं होता, जबकि हम जानते हैं कि सीपीआई में टैक्स भी इन्वॉल्व है और परिवहन शुल्क भी इन्वॉल्व होता है। चूंकि केवल शब्द जुड़ा है, अतः यह विकल्प गलत हो जाएगा। मान लिया जाए केवल शब्द न हो, हटा दो केवल शब्द को। प्रश्न यह हो, सीपीआई में परिवहन शुल्क भी शामिल होता है भी, तो परिवहन शुल्क भी शामिल होता है, इसका मतलब कर के अलावा यह भी शामिल होता है, तब तो विकल्प सही हो जाता। एक बात याद रखना है कि केवल शब्द का प्रयोग किया है कि भी शब्द का प्रयोग किया है। अगली चीज, सीपीआई के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। सीपीआई के आधार पर, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। यह बात बिल्कुल सही है। अब देखो, अब लेकिन अगली चीज, सीपीआई के सभी संकेतकों के आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण होता है। सभी शब्द है, जबकि हम जानते हैं सभी शब्द गलत है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई फॉर इंडस्ट्री वर्कर के आधार पर होता है। चूंकि सभी शब्द है और सभी का मतलब होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्री वर्कर, सीपीआई फॉर रूरल लेबर और सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, तो यह विकल्प तो गलत हो जाएगा। अगली चीज, सीपीआई में केवल सेवाएं शामिल होती है, केवल सेवाएं शामिल होती हैं, यह भी सेंटेंस गलत हो गया। केवल सेवाएं शामिल नहीं होगी, क्यों? उत्पाद भी शामिल होता है, वस्तु सेवा दोनों का मूल्य शामिल होता है। केवल सेवाएं, ध्यान देना, डब्ल्यूपीआई में उत्पाद प्रोडक्ट की साधन लागत और सीपीआई में प्रोडक्ट प्लस सेवा दोनों की बात करते हैं। इसका मतलब यह भी विकल्प गलत हो गया। मान लिया जाए केवल शब्द न हो, ये सेवाएं भी शामिल होती हैं, ये शब्द न रहे, सेंटेंस हो सीपीआई में सेवाएं भी शामिल होती है, तब तो विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीजें जहां हम गलतियां करते हैं और उसे हम सुधार सकते हैं, पर दुर्भाग्य हम उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ध्यान दो इस बात को कि फिर एक प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, महंगाई में वृद्धि से लोचदार
मांग में कमी आ जाती है तथा वे लोचदार ध्यान से सुनिए इस बात को। दूसरी चीज हम बात करें, परास। परास का मतलब रेंज। परास। तीसरी चीज, इस विकल्प को देखो आप, निम्न में से सत्य है। पहला विकल्प है महंगाई में वृद्धि से लोचदार इलास्टिक इलास्टिक गुड्स की मांग में कमी आ जाती है, तो वे लोचदार इन इलास्टिक गुड्स पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान सुने इस बात को। यदि मुझे यह पता कि इलास्टिक गुड्स क्या होती है, इलास्टिक गुड्स का मतलब होता है कि कीमतों में कमी आने से उसकी डिमांड बढ़ जाए और कीमतों में वृद्धि से उसकी डिमांड कम हो जाए। तो ध्यान दें, जो लोचदार वस्तु है वह कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब है कीमत बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, कीमत गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। महंगाई में वृद्धि से लोचदार वस्तुओं की मांग में कमी आ जाती है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब महंगाई में वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होगी तो डिमांड गिर जाएगी। बेलोचदार वस्तु पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बेलोचदार वस्तु इन इलास्टिक गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जिसका महंगाई के वृद्धि पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे मूलभूत आवश्यकता, जैसे मैंने कहा नमक, सब्जी, चावल, आटा आपको लेना ही लेना है, तो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, अतः विकल्प सही हो गया। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन टारगेटिंग द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन। रेंज ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है?
मुद्रास्फीति की सीमा निर्धारित करते ना कि भाई देखो 2% से लेकर 6% होगा, उसे कहते हैं द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का परास। द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% है, तो इन्फ्लेशन इतना होगा, उस इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करेगी। आप सोचो मैक्सिमम कितनी मुद्रास्फीति हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है। यदि ये पहले से पता हो तो मौद्रिक नीति का निर्धारण बहुत आसान हो जाएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसका मतलब है ये भी सही है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लो आपसे, घर में भोजन बन रहा है, यदि ये पता हो कि घर में कितने मेहमान आएंगे और एक मेहमान कितनी रोटी खा सकता है, ये पता है, तो भोजन इतना बनेगा कि न तो बहुत ज्यादा होगा न तो बहुत कम होगा। पर आपको यही नहीं पता है कि कितने मेहमान आएंगे, तो या तो बहुत ज्यादा बना लेंगे या तो बहुत कम बना लेंगे। उसका दुष्परिणाम क्या होगा, या तो भोजन कम हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि मेहमान की सीमा हो कि भाई देखो 50 से 60 के बीच आएंगे, 50 से 60 ए रेंज, न्यूनतम 50 और मैक्सिमम 60, तो घर में मेहमानों के लिए भोजन बनाना आसान हो जाएगा, न तो कोई भूखा सोएगा और न तो भोजन बर्बाद होगा। ठीक उसी तरह द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें। तीसरी चीज, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में मुद्रा की महत्ता समाप्त हो जाती है। मैंने क्या कहा, करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, समाप्त नहीं होती। फर्क ये ध्यान देना, कल की क्लास, हाइपर इन्फ्लेशन में वस्तुएं इतनी महंगी हो जाती हैं, वस्तुएं इतनी महंगी हो जाती हैं कि इसकी मुद्रा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हाइपर इन्फ्लेशन में कि 20 रुपए का मार्कर हो सकता 2 लाख रुपए में मिले, तो मुद्रा की वैल्यू बहुत कम होगी, समाप्त नहीं होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये विकल्प गलत हो गया, यहां लिखा है समाप्त। मुद्रा की महत्ता अत्यंत कम, यदि यह अंश विकल्प शब्द ये हो अत्यंत कम, तब तो विकल्प सही हो जाएगा, पर लिखा समाप्त हो जाएगी तो विकल्प गलत हो जाएगा। चौथी चीज, पीपीआई की अपेक्षा डब्ल्यूपीआई द्वारा मुद्रास्फीति का सही प्रतिनिधित्व होता है। ये तो सेंटेंस गलत है। कल की क्लास कि डब्ल्यूपीआई की अपेक्षा जो पीपीआई है वो मुद्रास्फीति को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगली चीज, मुद्रास्फीति की स्थिति में उधार देने वाले को फायदा होता है। अब एक चीज बताओ, कल की क्लास उधार देने वाले को फायदा होगा कि घाटा होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में उधार देने वाले को घाटा होता है, न कि फायदा। तो ये भी विकल्प गलत हो गया। अगली चीज, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी साथ साथ चल सकती है, हम लोग बात कर चुके थे। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैग्नेशन में क्या होता है? बेरोजगारी भी होगी और मुद्रास्फीति भी होगी, यह संभव है। इसका मतलब है यह भी विकल्प सही है। अब ध्यान देना, सत्य है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है और छठवां सही है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जहां से हम लोग देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस बात को।
एक प्रश्न देखता हूं मैं। फर्स्ट, महंगाई और रोजगार में समानुपाती संबंध होता है। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें कि महंगाई का संबंध लागत एवं आपूर्ति से है। हम तीसरी चीज बात करें वरदान है। हम चौथी चीज बात करें अब इसको देखो, आप इसे ध्यान से समझो इस बात को। निम्न में से सत्य है। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो आप और सोचो क्या क्या विकल्प सही होगा और मैच करो आप। ध्यान देना, महंगाई एवं रोजगार में समानुपाती संबंध होता है। यह स्टेटमेंट गलत है कि सही है? समानुपाती संबंध का मतलब होता है, देखो आप, महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी तो रोजगार कम होगा। इसे कहते हैं समानुपाती संबंध। कि महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी तो रोजगार कम होगा। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिलिप्स ने क्या कहा था कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में विपरीत संबंध होता है। अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका मतलब है कि रोजगार कम क्रिएट होगा। यह स्टेटमेंट क्या है? महंगाई बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, महंगाई गिरेगी तो रोजगार क्या होगा? कम होगा। समानुपाती संबंध का मतलब यह होता है। अब एक चीज बताओ, यदि महंगाई बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होती तो दुनिया का हर एक देश महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करता? इसका मतलब यह है कि यह स्टेटमेंट गलत है। बेशक एक सीमा तक कीमतों में वृद्धि होती है, एक सीमा तक रोजगार में वृद्धि होती है, एक सीमा तक। कैसे? इस मैप में देखो आप, मान लिया जाए कि महंगाई में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है लाभ का मार्जिन बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो औद्योगिकरण बढ़ेगा, और औद्योगिकरण बढ़ा तो फिर रोजगार का सृजन होगा। इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी धीरे धीरे तो लाभ का मार्जिन बढ़ेगा, लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टर क्या करेगा?
निवेश करेगा, पैसा लगाएगा तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेगा तो रोजगार का सृजन बढ़ेगा। लेकिन एक सीमा के बाद जब महंगाई में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं। खरीदना बंद कर देंगे, परिणाम क्या होगा? सीधे पूंजी का पलायन होगा। पूंजी का पलायन होगा तो उद्योग बंद होंगे, उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब है कि समानुपातिक संबंध होता है, यह सेंटेंस गलत हो गया। दूसरी चीज, महंगाई का संबंध लागत और आपूर्ति से है, यह सेंटेंस सही है कि गलत है? यह हम लोग पढ़ चुके हैं। कास्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के सापेक्ष सप्लाई बढ़ा दी जाए, इसका मतलब यह है कि लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, आपूर्ति गिर गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो यह सेंटेंस सही हो गया। तीसरी चीज, मुद्रास्फीति में धीरे धीरे वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। वरदान क्यों है? कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है लाभ का मार्जिन बढ़ेगा, तो निवेशक क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए निवेश करेगा। यदि निवेश हुआ तो उद्योग लगेंगे, औद्योगिकरण होगा, रोजगार का सृजन होगा। ध्यान दो, तो यह भी सेंटेंस सही हो गया। चौथी चीज, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केवल मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, केवल शब्द है। अब एक चीज बताओ, यद्यपि इसकी चर्चा चलकर हम लोग आगे करेंगे फिजिकल पॉलिसी में और मॉनेटरी पॉलिसी में। एक चीज बताओ, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केवल मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। केवल नहीं, राजकोष से नीति का भी सहारा ली जाती है और मौद्रिक नीति का भी सहारा लिया जाता है, तो केवल शब्द है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। पांचवी चीज, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा की क्षमता में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध। अब बताओ, यह स्टेटमेंट सही कि गलत है? इसका मतलब क्या चीज है? यह मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो मुद्रा की क्षमता गिरेगी, यह होता विपरीत संबंध। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो मुद्रा की क्षमता में गिरावट आएगी, इसको कहते हैं विपरीत संबंध। या मुद्रा की क्षमता बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी, इसका मतलब है यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां हम गलतियां कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, फिर एक प्रश्न, ध्यान से सुनो। अब एक चीज ध्यान देने इस बात को, चीज निम्न में से सत्य है। समानुपातिक संबंध होता है। दूसरी चीज, गरीबी में विपरीत संबंध होता है। तीसरी चीज,
चौथी बात, मुद्रास्फीति को शून्य करना कठिन है, किंतु इन प्रश्नों को देखो आप। मुद्रास्फीति एवं सेवाओं की मांग में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी तो सेवाओं की मांग बढ़ेगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी तो सेवाओं की मांग में कमी आएगी। यह समानुपाती। जबकि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति सेवाओं की मांग में विपरीत संबंध होता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो सेवाओं की मांग गिर जाएगी। क्यों? कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग सेवाओं की मांग कम करेंगे, और जब महंगाई कम होगी तो सेवाओं की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि प्लेन एक सेवा दे रही है आपको, प्लेन का किराया बढ़ गया तो लोग प्लेन की यात्रा कम कर देंगे, प्लेन का किराया कम हो गया तो लोग प्लेन की यात्रा बढ़ा देंगे। इसका मतलब है इन दोनों में विपरीत संबंध होता, न कि समानुपाती संबंध। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। दूसरी चीज, मुद्रास्फीति और गरीबी में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध का मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, मुद्रास्फीति गिरेगी तो गरीबी बढ़ेगी। यह होता विपरीत संबंध। इसको इस तरह देखो आप, हम ये कहें कि मुद्रास्फीति और दूसरा है गरीबी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी, मुद्रास्फीति गिरेगी तो गरीबी बढ़ जाएगी। तो विपरीत संबंध तो होता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस तो गलत हो गया, बल्कि समानुपाती संबंध होता है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति कम होगी तो गरीबी क्या होगी? कम होगी। अब ध्यान सुनिए इस बात को। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। मान लिया जाए गरीबी की जगह कोई और शब्द जोड़ देता प्रति व्यक्ति संपन्नता, बचत की बात करें, प्रति व्यक्ति बचत की बात करें। अब देखो, मुद्रास्फीति एवं प्रति व्यक्ति बचत में विपरीत संबंध होगा। क्यों? मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बचत कम होगी। क्यों? कि जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग अपनी आय का बड़ा सा हिस्सा खाने पर खर्च कर देंगे, तो उनकी बचत कम हो जाएगी। जैसे आप रोज 100 रुपया कमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप 50 रुपये खाने पर खर्च करते हैं तो आपका 50 रुपया बच गया। अब महंगाई बढ़ गई तो जितना जो कुछ खाने में 50 रुपया खर्च करते हैं उतना कुछ खरीदने में आपको 80 रुपया खर्च करना होगा। तो बचा कितना? केवल 20 रुपया। इसका मतलब है महंगाई बढ़ेगी तो बचत गिर जाएगी, महंगाई कम होगी तो बचत बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है गरीबी की जगह यदि यह शब्द होता कि मुद्रास्फीति एवं प्रति व्यक्ति बचत में विपरीत संबंध होता है, तब तो सेंटेंस सही हो जाएगा, तब तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। पर सेंटेंस क्या है? मुद्रास्फीति एवं गरीबी में विपरीत संबंध होता है, इससे सेंटेंस गलत हो गया। विपरीत संबंध नहीं बल्कि समानुपाती संबंध होता है। तीसरी चीज, मुद्रास्फीति एवं राजकोषीय घाटे में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध का मतलब क्या होता है? समानुपाती संबंध का मतलब क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव में कीमतों में वृद्धि होगी तो सरकार भी अपने खर्च को पूरा करने के लिए बाजार से उधार लेती है। यदि महंगाई बढ़ेगी तो सरकार को ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, और सरकार ज्यादा उधार लेगी तो स्वाभाविक है सरकार का घाटा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों में समानुपाती संबंध है। यह सेंटेंस सही हो गया। अगली चीज, मुद्रास्फीति को शून्य करना कठिन है किंतु अर्थव्यवस्था के लिए घातक है।
घातक क्यों है? ये सेंटेंस सही है। जब इन्फ्लेशन 0 हो जाता है तो इकोनॉमी धीरे धीरे चलती चली जाती है डिफ्लेशन की ओर, जिसको कहते हैं मुद्रा अस्फीति। अब ये होता क्या है मुद्रा अस्फीति? ध्यान से समझो इस बात को। अब तक हम लोग जो जो भी प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, आपने देखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दे हम लोग और शब्द का अर्थ समझ में आ जाए तो हम हर प्रश्न को सही कर सकते हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं आपसे कि यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया और करंट पर काम कर लिया, यदि आप इकोनॉमिक्स के करंट में क्लास लूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न आपके सही होंगे, गलत कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि इकोनॉमिक्स का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके 20 के 20 सही होंगे, पर मैं दावा करता हूं कि 20 में आपके 15 से 16 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। और मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, इसका उद्देश्य मेरा यही है कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न में गलत होने न दूं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे मुद्रा अस्फीति की बात करें हम लोग। मुद्रा अस्फीति क्या होती है? मुद्रा अस्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति का उल्टा कर दो। मुद्रा मुद्रा पर दबाव का कम होना। जब दबाव कम होगा तो मुद्रा की क्षमता में वृद्धि होगी। जब मुद्रा की क्षमता में वृद्धि होगी, इसका मतलब यह है मुद्रा की क्रय शक्ति इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तुएं सस्ती होती चली जाएंगी। जैसे मान लिया जाए आप 10 रुपए में 1 केजी आलू खरीद रहे हैं। 10 रुपए में 1 केजी आप आलू खरीद रहे हैं। अब रुपए की क्रय शक्ति बढ़ गई। क्षमता बढ़ने का मतलब है कि जहां 10 रुपया 1 केजी आलू का वजन उठा ले रहा था, अब इसकी क्षमता बढ़ गई, अब 2 केजी आलू का वजन उठाएगा। अब सोचो, क्षमता बढ़ गई, तो अब 10 रुपए में 2 केजी आलू मिल रहा है, तो 1 केजी आलू की कीमत कितनी हो गई? 5 रुपया। इसका मतलब है वस्तुएं सस्ती हो रही हैं। इसे कहते हैं मुद्रा अस्फीति। पर एक बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज, ये जो मुद्रा अस्फीति है, मुद्रा अस्फीति की बात करें, डिफ्लेशन कहते हैं इसे, डिफ्लेशन। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अभिशाप है कि डिफ्लेशन धीरे धीरे मंदी में चला जाता है। कैसे चला जाता है? ध्यान सुने इस बात को। मान लिया जाए
इसको ध्यान से सुनो इस बात को। कीमतें बहुत तेजी से गिर रही हैं। आगे गिर क्यों रही हैं? रीजन क्या है कि बहुत तेजी से गिर रही हैं? उसका रीजन ये कि बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ जाए। इसके दो रीजन होते हैं। एक तो मांग गिर जाए, और दूसरी चीज आपूर्ति बढ़ जाए। मांग क्यों गिरती है? लोगों के पास पैसे न हों, ध्यान देना, डिमांड गिर गई और सप्लाई बढ़ गई, एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। जैसे बाजार में आलू की सप्लाई बढ़ गई और आलू की डिमांड कम है, तो आलू सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना घातक है। यदि कीमतें तेजी से गिरनी शुरू हो गई और डिमांड गिरता चला गया, तो लाभ गिरता चला जाएगा। और जब लाभ गिरता चला जाएगा तो होता क्या है? देखो आप, तो होता क्या है, जब लाभ गिरेगा, डिमांड गिरेगी, तो उत्पादन बंद हो जाएगा। फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, निवेश बंद हो जाएगा, फैक्ट्री का विस्तार रुक जाएगा। दूसरी तरफ लोग क्या करेंगे? जब डिमांड कम होगी तो लोग अपनी फैक्ट्री बंद करना शुरू कर देंगे। मान लिया जाए 10 फैक्ट्री थी, अब फैक्ट्रियां बंद हो गई, केवल 5 फैक्ट्री बची। तो होता क्या है मार्केट में? ध्यान दो इस बात को। मान लिया जाए कि इतना बड़ा बाजार है, अब डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम होगी तो बाजार सीमित हो जाएगा, और जब बाजार सीमित हो जाएगा तो ये जितनी कंपनियां ए बी सी और डी, ये लोग इस बाजार पर कब्जा करने के लिए क्या करेंगे? अपना रेट गिराते चले जाएंगे। जब रेट गिराएंगे तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। अब जब प्रतिस्पर्धा होगी तो हो सकता है केवल 2 कंपनी बचे, ये दोनों कंपनी बंद हो जाए। जब ये दोनों कंपनी बंद होगी तो इन कंपनियों में कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाएगी। जब छटनी शुरू होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो डिमांड और कम हो जाएगा। जब डिमांड और कम होगा तो बाजार और छोटा हो जाएगा। जब बाजार और छोटा होगा तो इस पर कब्जा करने के फिर इनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इस प्रतिस्पर्धा में ये लोग करेंगे क्या कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए ये लागत को कम करने की कोशिश करेंगे, और लागत को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे और कर्मचारियों की छटनी करेंगे। जब ज्यादा उत्पादन होगा तो ओवर प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाएगी। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, और जब क्रय शक्ति कम होगी तो स्वाभाविक है डिमांड कम होता जाएगा। परिणाम क्या होगा कि बाजार अत्यंत छोटा हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चलता चला जाएगा, आर्थिक समृद्धि में गिरावट आएगी। इसे मंदी से बचने के लिए और देश करता क्या है? मंदी को तोड़ने के लिए डिमांड का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। डिमांड को पुश करना होगा, और डिमांड को पुश करने के लिए हर देश का बैंक मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देता है। जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है मार्केट में तो लोगों को आसानी से उधार मिलेगा। जब आसानी से उधार मिलेगा तो लोग बाजार में डिमांड करेंगे तो डिमांड को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अब इसको इस तरह देखो आप, हमने ये कहा था मंदी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है। मान लेते हैं जब अर्थव्यवस्था सिमटती चली जाएगी, ग्रोथ नीचे चलता चला जाएगा, तो स्वाभाविक है जिस देश की इकोनॉमी बड़ी होती है उस देश की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है, और जिस देश की इकोनॉमी छोटी होती है उस देश की करेंसी की वैल्यू कम होती है। और जब करेंसी की वैल्यू कम होगी, इकोनॉमी छोटी होगी, तो देश के राष्ट्राध्यक्ष की आवाज की महत्ता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, स्वाभाविक है, उसकी करेंसी डॉलर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। इस अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कुछ भी कहे, लोग उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि उसकी आवाज की महत्ता है। मंदी के कारण क्या होगा? उस देश की करेंसी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, अर्थव्यवस्था का आकार तो सिमटता ही चला जाएगा। अब होगा क्या? इस मंदी को दूर करने के लिए मार्केट में डिमांड जरूरी है। तो मंदी को दूर करने की बात करें हम लोग, मांग में वृद्धि आवश्यक। इस मांग में वृद्धि के लिए वो करते क्या है? दो काम। एक तो बाजार में वृद्धि, और दूसरा क्या होता है? सरकार द्वारा कर की दर में कमी की जाती है। ध्यान से सुनो इस बात को। मंदी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है, तो दो काम। एक तो बाजार में तरलता में वृद्धि, लिक्विडिटी का मतलब बाजार में फ्लो, मनी फ्लो। और जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो लोगों को, जब तरलता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है लोगों को कम ब्याज दर पर आसानी से उधार प्राप्त होगा। और जब आसानी से उधार प्राप्त होगा तो परिणाम क्या होगा इसका? लोगों के पास पैसे आएंगे, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, यदि कर की दर में कमी की गई तो स्वाभाविक है बचत में वृद्धि, और जब बचत में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि शुरू हो जाएगी। जब गवर्नमेंट कर की दर में कमी करेगी तो सेविंग बढ़ जाएगी, जब बचत बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, फिर इकोनॉमी को पुश करेगी। इसे देखा होगा 1929 में जब महामंदी आई थी, महामंदी जब आई थी तो मंदी को तोड़ने के लिए जेम किन्स ने एक नारा दिया था, गड्ढा खोदो और भरो। गड्ढा खोदो और भरो। गड्ढा खोदेंगे तो रोजगार क्रिएट होगा, जब रोजगार क्रिएट होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड करेंगे। तो जेम किन्स ने क्या कहा था? जेम किन्स ने कहा गड्ढा खोदो और भरो। इसके लिए क्या करना होगा? रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो ये लोग क्या करेंगे? ब्रेड की मांग करेंगे। तो ब्रेड का उत्पादन करने के लिए कंपनी खोलनी होगी, जब कंपनी खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो लोग अब टीवी की मांग करेंगे, और टेलीविजन को उत्पादन करने के लिए तकनीकी लोगों की आवश्यकता, दक्ष लोगों की आवश्यकता बढ़ जाएगी, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, वो लोग डिमांड करेंगे, कार की डिमांड करेंगे। इस प्रकार इकोनॉमी के प्रत्येक सेक्टर में डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब ध्यान दो, जब जापान में 1998 में जब मंदी आई थी तो जापान ने क्या किया? डिमांड को पुश करने के लिए, मांग में वृद्धि करने के लिए जापान ने नारा दिया, नो इंटरेस्ट रेट, नो सिक्योरिटी। शून्य ब्याज दर, कोई सिक्योरिटी नहीं, बैंक सुधार लो, बाजार जाओ, सामान खरीदो। क्योंकि बैंक, जापान के सरकार का उद्देश्य क्या था? डिमांड को पुश करना है। और मांग में वृद्धि करने के लिए क्या जरूरी था? कि ब्याज दर को शून्य कर दो। इसलिए देखा जाए तो अक्सर देखा जाए कि डिमांड को पुश करना बहुत जरूरी है मंदी को तोड़ने के लिए। अभी सुना होगा आपने, कोरोना वायरस का प्रभाव, पूरा विश्व चिंतित है कि फ्यूचर में डिमांड क्या होगी?
गिरेगी, मंदी की स्थिति पैदा होगी। और जब मंदी की स्थिति पैदा होगी तो मंदी को दूर करने के लिए सामान्यतः ये दो तरीके अपनाए जाएंगे। थैंक यू।